Hello, friends. Today we're going to continue our discussion that we have left in the last session regarding coordinate geometry for class 9. पिछली क्लास में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या हैं, नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था, वर्टिकल नंबर लाइन और हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। फिर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स बेस्ड ऑन द मूवमेंट फ्रॉम ऑरिजिन के बारे में जाना था कि अगर आपका ऑरिजिन ये है तो अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड तो आपको पॉजिटिव नंबर एनकाउंटर होंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो आपको नेगेटिव नंबर्स एनकाउंटर। तो उस डिस्कशन के बेसिस पर हम ये भी कह सकते हैं कि ओरिजिन से राइटवर्ड से जाने की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन भी कह सकते हैं और इसको नेगेटिव डायरेक्शन भी कह सकते हैं, और इसका यूटिलाइजेशन हम बाद में देखेंगे, बट ये हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया था यूजिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर लाइन, जो कि जी ओरिजिन पे कट हो रहा था, इंटरसेक्ट हो रहा था बेसिकली। ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन था जिसका ओरिजिन ये था, और जब हमने इसको रोटेट किया 90 डिग्री तो ये वही ऑन टॉप ऑफ द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जब हमने इसको रोटेट किया तो हमने ये वर्टिकल नंबर लाइन हमको मिली, और वो भी ओरिजिन पे ही इंटरसेक्ट करती थी। और जैसे ही हमें ये पर्टिकुलर सिस्टम मिला जिसको हम कार्टेशियन प्लेन कह रहे हैं, और मतलब जैसे ही हमें ये पर्टिकुलर सिस्टम मिला तो हम इसको कार्टेशियन प्लेन कह सकते हैं। यहाँ पे हमें नंबर सिर्फ एक लाइन पे दिखते थे, पॉइंट्स। उस लाइन पे किसी भी पॉइंट को हम डिस्क्राइब कर सकते थे, और यहाँ पे हम पूरे सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं और इन दोनों लाइंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब आप नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सिंगल ड्रॉ करते हो तो आपको पॉइंट्स ऑन द लाइन मिलते हैं, और यहाँ पे पॉइंट्स ऑन द प्लेन मिलते हैं। ठीक है। और अगर तो यहाँ पे हमने हमारी पिछली डिस्कशन को एंड किया था। अब हम आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। एग्जाम्पल या एक यूज केस ये कह लीजिए कि अगर एक पूरी क्लास है, ठीक है, और इस क्लास में बहुत सारे टेस्ट्स हैं, और पूरी क्लास को हमने इक्वल रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर लिया। तो लेट्स से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, लेट्स से 7 रो हैं, सॉरी 7 कॉलम हैं और 6 रोज। और एक सेकंड, ये रोज हैं आपके, मतलब 1 2 3 4 5 6 आपके रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आपके कॉलम्स। ओके। ओके, तो अगर आप देखोगे, अगर मुझे टीचर का डेस्क डिस्क्राइब करना, और ऐसा मान लीजिए कि ये जितने भी बॉक्सेस हैं ये एक एक डेस्क जहाँ पे बच्चे बैठे, तो अगर मुझे टीचर का डेस्क दिखाना है तो लेट्स से वो यहाँ पे बैठते हैं और ये सब खाली स्पेस, करेक्ट। तो अगर मुझे टीचर का डेस्क दिखाना है तो मैं क्या बोलूंगा कि वो फर्स्ट रो फर्स्ट रो
फोर्थ कॉलम पे है। ठीक। और मान लो मुझे यहाँ पे जो बच्चा बैठता है उसका डेस्क रिप्रेजेंट कराना है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये फोर्थ रो और सेकंड कॉलम पे है। मान लो जब हम ये पूरे सेटअप को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, और और उस क्लास का ये पहला दिन, तो जैसे ही बच्चा दरवाजे से एंटर करता है, टीचर कहता है कि तुम जाओ और सिक्स्थ रो, सिक्स्थ कॉलम पे बैठ। तो सिक्स्थ रो और सिक्स्थ कॉलम, तो बच्चा सीधा सिक्स्थ रो कहाँ है जाता है, ये है सिक्स्थ रो, और सिक्स्थ कॉलम ये है, तो ये उसका डेस्क बन गया। बच्चा इसलिए ये कर पाता है क्योंकि उसको पता है कि सिक्स्थ रो का पोजीशन कौन सा है और सिक्स्थ कॉलम का पोजीशन कौन सा है। ये सिर्फ एक तरीका है ये बताने का कि आपके डेस्क का पोजीशन क्या है, क्योंकि हमें रो और कॉलम्स के बारे में पता है। ठीक है। अब मान लो कोई एक, लेट्स से हम ये कॉलम दिखाते, टीचर ने एक बच्चे को कहा कि आप थर्ड रो फोर्थ कॉलम पे जाके बैठो, तो थर्ड रो फोर्थ कॉलम कौन सा हो गया, ये ये हो गया थर्ड रो फोर्थ कॉलम। और जैसे मैंने पहले कहा कि वो कोई भी अपने डेस्क को इसलिए पहचान पाता है क्योंकि उनको रो और कॉलम पता है कि क्या। ये बस एक जरिया है, ऐसा कह सकते हैं, टूल है जानने का कि आपके डेस्क का पोजीशन क्या है आपकी क्लास में। लेकिन मान लीजिए कि हम इसी अप्रोक्सीमेशन को या इसी इसी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं, और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज को विजुअलाइज करने के लिए कहूंगा कि अगर आप इसको गौर से देखें, तो क्या ये आपका हॉरिजेंटल नंबर लाइन की तरह नहीं दिख रहा है, इसमें ये पोजीशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और क्या ये आपको वर्टिकल नंबर लाइन की तरह नहीं दिख रहा है, जिसमें ये पोजीशन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। करेक्ट। तो अगर हम इस रिप्रेजेंटेशन को दो वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल नंबर लाइन के थ्रू अपने पोजीशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, हमारे डेस्क के पोजीशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो क्या हम कल की अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो हमने ली है रिगार्डिंग अ हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल नंबर लाइन, अब इस पर्टिकुलर एरिया में हमें कोई भी अगर पॉइंट दे देगा, तो क्या हम उसको उसी एनालॉजी के साथ, डेस्क वाली एनालॉजी के साथ खोज पाएंगे। तो जैसे ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। जैसे ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3, ये 4, ये 5। लेट्स से मुझे कहा गया कि इस पॉइंट का वैल्यू निकालो, तो ये पॉइंट का वैल्यू जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स एक्सिस में चलते 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 ठीक उस पॉइंट के नीचे आना पड़ेगा, जो कि ये है। और फिर उस पॉइंट तक हम जाएंगे। ठीक है। उस पॉइंट तक हम गए, आई मीन एक्स एक्सिस से ठीक उसके नीचे आए, उस पॉइंट तक हमने ट्रैवल किया, और फिर हम और हमने चलना शुरू किया, और फिर हम वाई एक्सिस तक पहुंचे। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन, ये हमारा पॉइंट को डिस्क्राइब करती है कि वो हॉरिजेंटल एक्सिस पे 3 पे है ना, हॉरिजेंटल एक्सिस पे, जैसे हमने वहां पे लिखा था थर्ड रो फोर्थ कॉलम, वैसे हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम इसको कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे 3 ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल नंबर लाइन, एंड 4 ऑन वर्टिकल नंबर लाइन, एनएल से रिप्रेजेंट करता हूँ नंबर लाइन। तो ये तो एक तरीका हो गया।
लेकिन ये कितना सही तरीका, बार बारी क्या हम इसको ऐसे बताएंगे कि लेट्स से हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, ये टू। अब ये टू क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे कि थ्री, सॉरी, टू ऑन हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड टू ऑन वर्टिकल नंबर लाइन। ऐसे लिखना तो लाइक कितना सेंस करता है, राइट? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने चीजों को इजी करने के लिए, लेकिन इससे पहले ये कहूंगा कि जब हम सिंगल नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट डिनोट करते थे, हम उसको एक पॉइंट से डिनोट करते थे। बट यहाँ पे दो नंबर लाइन है, इसीलिए एक पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमें दो नंबर्स की जरूरत पड़ रही है। एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन की जरूरत पड़ रही है और एक वर्टिकल नंबर लाइन की जरूरत पड़ रही है उस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है। और अब जहां तक बात रही है इस नोटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हम बार बार इसको लिखेंगे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे दो, वर्टिकल नंबर लाइन पे दो? ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को एक कार्टेशियन प्लेन पे डिनोट करने के लिए हम इस नोटेशन का सहारा लेते हैं। ये हो गया आपका ओरिजिन, जीरो पे है अभी। मैं वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं जो ये ये जीरो नहीं है, ये ओ है, इंग्लिश लेटर वाला ओ। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊं। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। जैसे हमने हमारे पिछले सेशन में देखा था कि हमने जो ये कार्टेशियन प्लेन एक्वायर किया है, ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन हमने दो दो नंबर लाइंस को जोड़कर एक्वायर किया, इंटरसेक्ट किया है उसको 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे हमने एक और हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन 90 डिग्री पे रोटेट करके डाला और जीरो पे इंटरसेक्ट किया। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हुआ फिर? क्योंकि इस पॉइंट पे एक जीरो नहीं है, ये जीरो जो है वो हॉरिजॉन्टल का है और ये जीरो वर्टिकल का है। तो नंबर लाइन, तो कार्टेशियन नंबर लाइन पे भले ही एक पॉइंट को हम एक नंबर से डिनोट करते हैं, लेकिन जब हम कार्टेशियन प्लेन पे आते हैं तो हमें एक पॉइंट को डिनोट करने के लिए दो नंबर्स की जरूरत पड़ती है, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन वाला नंबर की और एक वर्टिकल नंबर लाइन वाला नंबर की। जैसे हमें यहाँ पे एक सीट को या डेस्क को दिखाने के लिए दो नंबर्स की जरूरत पड़ती है, एक रो और एक कॉलम की। ठीक है। तो उस अंडरस्टैंडिंग के साथ ये जो पॉइंट ओ हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है 0,0, और ऐसे ही नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कार्टेशियन प्लेन। एक नंबर, पहला नंबर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन का होता है और दूसरा नंबर जो होता है वो वर्टिकल नंबर लाइन का होता है, जैसे हमने यहाँ पे दर्शाया। तो अभी उन्हीं दो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या बोलूंगा कि ये जो पॉइंट है ये 2,2 है। पहला टू हॉरिजॉन्टल वाला, दूसरा टू वर्टिकल वाला। वैसे ही फोर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या कहूंगा, 4,3, वो पॉइंट हमने रिप्रेजेंट किया था ना इधर। तो 4,3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कहूंगा कि ये 3,4 है, क्योंकि थ्री हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पे है और फोर वर्टिकल नंबर लाइन। हमेशा हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन वाला पहले आएगा। तो कार्टेशियन प्लेन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। अब जैसे हमने यहां से डिस्कवर किया कि बार बार इसको थ्री ऑन हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, फोर ऑन वर्टिकल नंबर लाइन कहना सही नहीं है, या फिर ज्यादा, आप कह सकते हैं कि ज्यादा समय लगता है या फिर ज्यादा लिखना पड़ता है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं मैथमेटिकली। वैसे ही हमें बार बारी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन या वर्टिकल नंबर लाइन कहने की भी जरूरत नहीं है। ये हमें एक आइडिया लेने के लिए हमने इसको हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन इसलिए कहा क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन के बारे में पता है। बट मैथमेटिकली इसको क्या कहते हैं? तो मैथमेटिकली अगर आप देखेंगे
फोर, सॉरी, फोर हाइफन -5, -1, -2, -3, -4, -5। तो इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और उसको कहते हैं वाई एक्सिस। तो जब हम वाई एक्सिस की बात करें या एक्स एक्सिस की बात करें, तो ये पूरा लाइन एक्स एक्सिस, पूरा ये पॉजिटिव नेगेटिव सारा। और जब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो ये पूरा लाइन वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव सारा। ठीक है, नंबर्स को रिप्रेजेंट इसी फॉर्म में किया जाता है। अब क्योंकि ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस है, तो इसके किसी भी पॉइंट के एक्स वाले पॉइंट को क्या कहा जाएगा? एब्सिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्सिसा। और वाई के किसी भी पॉइंट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। ऑर्डिनेट। और आपका जो सेंटर पे ओरिजिन है, उसको हम बोलते हैं, और सॉरी, जो सेंटर पे 0,0 है, हम उसको बोलते हैं ऑरिजिन। सो आपके जैसे इस वाले पॉइंट में 2,2 में, टू, ओ सॉरी, 2,2 एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है इसको समझने का। जैसे ये 3,4 में, जो 3 है आपका है एब्सिसा। सॉरी, ठीक है सर, स्पेलिंग गलत हो गया। और 4 है, वो है आपका ऑर्डिनेट। और जो 0,0 है, जिसको हम ओ इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है आपका ओरिजिन। ठीक है, और इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है? तो एक्स वाले पॉइंट को आप हमेशा बोलेंगे एब्सिसा, वाई वाले पॉइंट को आप बोलेंगे ऑर्डिनेट। ओरिजिन जो ओ रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश से, वो 0,0, उसको ओरिजिन कहेंगे। और ये किसी भी एक पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा अभी एक्स एक्सिस कहेंगे इसको, और इसको कहेंगे वाई एक्सिस। 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। ओके। ओके, मान लीजिए, अभी एक एग्जांपल देके हम समझेंगे, और फिर हम एक और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आप मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, जो कि ये पॉइंट, और हम इसको पी बुला, और ठीक वैसे ही मैं एक और पॉइंट यहाँ पे, और इसको क्यू बुलाते। लेट्स से दिस पॉइंट पी एंड दिस क्यू, और what I'm going to tell you at this point is,
let's figure out, right, what is the ordinate of this point and what is the abscissa of this point. Similarly, for what is the ordinate of Q. So आप इसको कैसे फिगर आउट करेंगे? आप पहले ओरिजिन से देखेंगे कि सबसे पहले तो इस पॉइंट को ले लीजिए और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए एक्स एक्सिस की तरफ, और ये उसको कहाँ पे कट करता है? ये उसको कट करता है 4 पे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर 4 पे कट, और वैसे ही एक परपेंडिकुलर आप इस यहां से इस पॉइंट पी की तरफ ड्रॉ कर लीजिए, और ये एंगल जो है 90 डिग्री होनी चाहिए। तो ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए पॉइंट पी को, और परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक्स वाई एक्सिस से पॉइंट पी की तरफ, और ये लाइन वाई एक्स एक्स एक्सिस से पॉइंट पी की तरफ परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और ये जहां पे इंटरसेक्ट करती है वही आपका पॉइंट। इस केस में पॉइंट पी की जो वैल्यू है, हाउ आर वी गोना रिप्रेजेंट पॉइंट पी, इज बेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर दैट इज कटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस। जो परपेंडिकुलर एक्सिस पे कट करता है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट है, और यहाँ पे ये पॉइंट है 4, और वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर कट करती है वो है 3। सो 4,3 इसका रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट, वैसे ही क्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो क्यू पॉइंट को फिगर आउट करने के लिए हमें, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर उसी क्यू पॉइंट से वाई एक्सिस को भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और तब आपको क्यू का वैल्यू पता चलेगा, विच इज -5, -2। ये पॉइंट क्यू का पॉइंट। ठीक है। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अभी हम एक और छोटा सा चीज डिस्कस करेंगे कि वो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि कोई भी लाइन एक लाइन के साथ, लेट्स से ये ओपी लाइन है और ये क्यू आर लाइन है, तो क्यू आर लाइन इज परपेंडिकुलर टू ओपी लाइन इफ इट कट्स और इंटरसेक्ट्स इट एट 90 डिग्री। ठीक है, if it intersects it at 90 degree, that is when it is called. So QR line is perpendicular to OP when the angle of intersection is 90 degrees. तो यहाँ पे जो ये लाइन है, लेट्स से अगर मैं इसको R कंसिडर करता हूँ, और ये हमने हमेशा कहा कि origin is represented by letter O. So in this case, PR is perpendicular to OR. Okay, and that is how you can find it. तो ये है perpendicular. I mean, when a line is perpendicular to where the other line. इसके अलावा आपका एक और चीज है जो आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है, लेट्स से ये पॉइंट 4 है, सो दिस पॉइंट 4 इज on x axis but it is perpendicular to y axis. Similarly, if I say this point, which is again 4, but it is perpendicular to y-axis. And the same thing goes for any point on y-axis is perpendicular to x-axis. Even if the point is here, it is still perpendicular to x-axis. Right? So any point on x-axis is always perpendicular to y-axis. And any y point is always perpendicular to x-axis. Any x point is perpendicular to y-axis,
and any y point is perpendicular to x-axis. Okay. Now with that, let's probably cover the last important concept of how points are represented on x-axis and on y-axis. Now, I said this is the positive direction of x-axis. This is the negative direction of x-axis. This is the positive direction of y-axis. This is the negative direction of x-axis. So now any point that falls under this particular place will be of the form plus plus. Because here, if you consider any point 1, 2, 3, 4, 5, here also you can consider any point 1, 2, 3, 4, 5, and here any point 1, 2, 3, 4, 5, they always will be in plus plus format. Now, any point that falls in this particular part of the Cartesian coordinate with respect to the origin will be of type minus plus, because all the x points here are negative, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. But all the y points here are positive. So minus comes first because the point is represented in terms of x and y. So the x comes first here. And that will be of the form minus plus. Now, this becomes important when, let's say, if you are asked to project a point on a specific part of the Cartesian coordinate, you can figure out whether the point has been rightly projected or not because it will be of this form. Now, over here, the numbers will be represented by minus minus, and over here, the numbers will be represented by plus minus. Because here it's the negative direction of x, here also negative direction of y. That's why all the numbers will be in negative only, and that's why minus minus. And here it is positive direction of x and negative direction of y. That's why it is plus minus. Now, these two look similar, but the only thing is here x is negative, y is positive, and here x is positive, y is. So here x is negative, y is positive in this part, and in this part, x is positive and y is negative. Okay. Now, there is one more thing which basically also important from the perspective of Cartesian planes, and that is this is x-axis, this is y-axis. Now, this particular part that we have seen, now this particular part that we are seeing right now. Okay, let me just okay, this particular part is also called as quadrant 1. Okay, this particular part. And this one is called quadrant 2. Okay, which is basically this one. Now this one is called quadrant 3. And this one is called quadrant 4. Okay. So if I just try to create a small table, right, of the quadrants and try to build up a relation between how point looks in every quadrant or how points are represented in every quadrant. Represents in every quadrant. So your first quadrant
How points are represented? Points are represented as plus plus because this is the first quadrant. And here, if you see, we said points are represented plus plus because this axis is all positive numbers and this axis is all positive numbers. And hence, it is represented as plus plus. Or in a better way, if I do it in this way, right? Let me just this is points point form x y. So here the points will be of form plus plus. In second quadrant, mostly the y-axis is all positive, x-axis is all negative, and hence the point will be of the form negative positive because x is negative. And in the third quadrant, y x is negative, y is also negative, and hence the point will be of the form negative negative. And in the fourth quadrant, x is positive, y is negative, and hence it will be of the form positive negative. Now, this will give you an idea of how points can be when it comes to each quadrant, whenever you are locating on each quadrant. And if it is not looking anything similar, like if the point is here and you represent it in a different way other than these forms that we see here, which means you have calculated the point incorrectly. With that, we kind of have covered most of the things that are needed for for anything that is required for understanding coordinate geometry for class 9. Coordinate geometry is gonna come in multiple times, like uh, probably in higher classes also it's gonna come in. But then we will discuss it in a much more detail. For class 9, this is all we needed. And with this, let's do a small problem, right? And then we can close the session here, right? Okay. Okay. So I have taken an example problem from this book, 9th class NCRT. And here is a very nice problem to understand everything that we have discussed till now. If you see here, what this problem says is see figure 3.11, which is this particular figure, right? This particular figure. And what it is asking us to do here is it is asking us to try to find out the abscissa and ordinates for point B and the coordinate of point B. Then abscissa and ordinate, basically it's trying to ask us what is the x coordinate and y coordinate for point M and the coordinates of point M. As I told you, the coordinates are generally represented as part of the point representation. X and y both are called coordinates. And now when it say x coordinate, it means abscissa only, and y coordinate, it means ordinate only, because the x point is x coordinate, which is abscissa, y point is y coordinate, which is ordinate, which we already have discussed. Now again, it is asking for L and S, all of them xy coordinate, which is nothing but abscissa and ordinates are. Now, having understood that, now let's go to the figure and see that if this is point B, now for point B, the abscissa will be, since here you see the lines are already drawn,
and this is on a graph sheet, so these lines all cut in perpendicular, and hence this point will be, so the point for B can be represented by 4 because this is the line which cuts perpendicular to the x-axis. And then the y coordinate for this line, or the ordinate for this point, will be 3. Either you can visualize it in this way or just find out the points. And for B, the point will be, since it cuts 90 degree to the x-axis at 4, that's why for B coordinate, the x coordinate is 4. And for B point, the y coordinate is 3. So the point B is 4 comma 3, and the abscissa and ordinate will be, abscissa will be 4 and ordinate will be 3. Okay. Now for point number M, if you see, the lines are already drawn, and this line cuts the line which starts from M, cuts the x-axis at -3, and hence the x coordinate is 3, and it cuts the y-axis perpendicularly at point 4, and hence the y point is 4. So the point for M is, or M point can be represented as -3 comma 4. Similarly, for S, you can see that the line of x-axis from S cuts it at 3. So you can write it as 3. And at Y, it cuts it at the y-axis, it cuts the line at 4, which or intersects at y-axis at 4 perpendicularly. And hence the point is -4. For L, the same thing once again, like the line goes from L towards the x-axis, cuts it at or intersects it at -5 perpendicularly, and the line from L towards the y-axis intersects it or intersects the y-axis at -4, which means the point over here should be represented by -5 and -4. Now for L, the x coordinate will be -5 and y coordinate will be -4. For S, the x coordinate will be 3, y coordinate will be -4. And for M, x coordinate will be -3 and y coordinate will be 4. Now, if you see, all the points are represented in the same format that we have discussed. For first quadrant, it is plus plus. For second quadrant, it is minus plus. For third quadrant, it is minus minus. And for fourth quadrant, it is plus minus, which means these points are allocated correctly, right? And now just to go ahead and fill it up, the the ordinate for, sorry, now the abscissa and the ordinate for B, right? The abscissa is 4, the ordinate is 3, so 4 comma 3, and point M was -3 comma 4, so x coordinate was -3 and y coordinate was 4. Then for L, it was -5 comma -4, so x coordinate was -3, y coordinate was -4. And for point S, it was let me just go back and check it. For S, it was 3 comma -4, so it is 3 -4, so the x coordinate is 3 and y coordinate is -4. Now, this is how you basically, I hope you can resolve the problems that are there in our other textbook. Do let me, with this, I'm going to conclude today's session. And do let me know if you want to understand more or want to solve a specific problem from my side. Or do you want to have an entire recitation session as part of which you want me to cover all other exercise problems as well? But believe me, exercise problems are mostly for you to solve. And if you have any doubt, put it in the comment and I'll get back to you and will try to answer your queries. Thanks for watching this. And this is the end of coordinate geometry. If you need any help, do reach out to me on the comment threads and we'll get back to you. Thank you so much.